अब यहाँ पे अगेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम देख लेते हैं। हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जब शुरू में किया था, अब इसको मौर्यन एम्पायर को पढ़ने के लिए हम थोड़ा और स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर। इसमें कम से कम 4-5 आपको मिलेगा सोर्स। पहला है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, जो स्कल्पचर जैसे लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ मिला है, जिसको अभी भी हम अपने गवर्नमेंट एम्बलम के रूप में शेर की जो 4 तरफ से शेर है उसको हम यूज़ करते हैं। या अशोकन पिलर जो मिला है हमें, जो एक आपको दिल्ली में अगर आप देखें तो कुतुब मीनार में एक है, उसको अशोक की लाट भी कहते हैं। और फिर एडिक्ट्स, अशोका के लिखे हुए जितने भी धम्मा से रिलेटेड या पॉलिसीज से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी, वो आप एडिक्ट्स, अशोकाज एडिक्ट्स के नाम से मिली हैं। तो ये सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। उसके बाद बुक्स मिली हैं, दैट इज़ अकाउंट ऑफ बुक्स। उसमें सबसे जो मेजर है उसमें मेगास्थनीज का नाम आता है, जो ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्होंने इंडिका लिखी थी। और उसके बाद आते हैं कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता था, वो जो मिनिस्टर और मेंटर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को एम्परर बनाने में सबसे बड़ा हाथ चाणक्य का था। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, यानी जो एक बुक जो लिखी थी जिसको स्टेट क्राफ्ट पे, उसके बाद स्टेट क्राफ्ट पे लिखी थी। उसके बाद आता है नाम बुद्धिस्ट एंड जैना पुराणिक लिटरेचर का। उसमें भी काफ़ी जो पुराणिक लिटरेचर संस्कृत में थे और बुद्धिस्ट और जैना लिटरेचर जो थे वो भी थे, जिसमें आपको इस पीरियड के बारे में या मौर्यन पीरियड के बारे में पता चलता है। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं लिखे हुए, स्टेट ऑर्डर्स बाय अशोका। इसका पीरियड है 272 टू 268 एंड 238 BCE। रॉक एंड पिलर पे या पॉलिश्ड पिलर पे इसको आपको मिलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड अशोका इंस्क्राइब हिज मैसेजेस? अपने मैसेजेस वो क्यों लिखवाता था या इंस्क्राइब करवाता था? 2 रीज़न थे उसके। टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा, अपने धर्म के या धर्म के प्रचार के लिए क्या समझता था उससे। और दूसरा, टू गिव मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल, दैट इज स्टेट ऑर्डर्स। जो भी स्टेट ऑर्डर्स या ये पास करने होते थे उसको, या जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते थे अपने ऑफिशियल्स को या अपने प्रजा को जो बात समझानी होती थी, तो उसके लिए वो अपने मैसेजेस इंस्क्राइब करवाता था। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज अशोकास धम्मा? यहाँ पे धम्मा इन प्राकृत एंड धर्म इन संस्कृत। उसमें आपके एलिमेंट्स थे अशोका के धम्मा के। उसके पहले मीनिंग कर लेते हैं। धम्मा का मीनिंग सिंपल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो लॉज कहिए या जो सिस्टम कहिए उसको धम्मा कहते थे। दैट इज़ द वेलबींग ऑफ पीपल इन प्रेजेंट वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। तो धम्मा का मतलब बिल्कुल सिंपल था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से थे? रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणा एंड मॉन्क्स, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट काइंडली, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड ट्रेडिशन। ये चारों से क्या पता चलता है कि ये बिल्कुल कंपैशन या बहुत काइंडनेस की चीज़ थी। आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, जो ब्राह्मण या मंक्स जो हैं उनकी तरफ अपना एटीट्यूड अच्छा रखिए, अपने सर्वेंट्स जो आपके लिए काम करते हैं या जो स्लेव्स हैं उनको अच्छे से काइंडली ट्रीट करिए, उनके तरफ दया भाव रखिए। और उसके बाद जितने भी रिलीजन है अपने रिलीजन के अलावा उनको उतना ही आदर दीजिए जितना आप अपने रिलीजन को देखते हैं। ये लास्ट जो पॉइंट है, इससे पता चलता है कि अशोका का जो एटीट्यूड था वो रिलीजन की तरफ प्लूरलिस्टिक था या सेक्युलर था, यानी धर्मनिरपेक्ष था। अशोका ने धम्मा प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए ऑफिशियल्स रखे थे जिनको धम्मा महामत्ता कहा जाता था। ये स्पेशल ऑफिसर्स थे। इनका काम था सब जगह घूम के अशोका के जो आइडियाज़ हैं या उसके जो आइडियल्स हैं उसको प्रोपोगेट करें, उसके भाव को। फिर मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। मौर्यन अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंटैक्ट रखने के लिए या एफिशिएंट बनाने के लिए किस तरह से स्टेप्स लेते थे, क्योंकि इनका जो पूरा जो राज्य था या उनका जो पूरा स्ट्रेच था वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक था। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑफ मौर्यंस, ये इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, उसमें लिखा हुआ है। उसका जो शिलालेख है अशोक का, वहाँ लिखा हुआ है। इसके हिसाब से 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। पाटलिपुत्र कैपिटल था, यानी राजधानी थी। तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में था।
उज्जैनी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। उज्जैनी था आपका सेंट्रल में, केंद्र में था, जो आज का मध्य प्रदेश है। तोशाली था सुदूर ईस्टर्न में यानी पूर्व में, जिनको जो आज का उड़ीसा है। और उसके बाद एक था सुवर्णगिरी जो कर्नाटका में है, वहाँ से वो लोग गोल्ड लाते थे, गोल्ड मंगाते थे। तो पाटलिपुत्र कैपिटल था, तक्षशिला उज्जैनी के बीच में ट्रेड रूट था। तोशाली जो था इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक्सट्रीम ईस्ट में था या बिल्कुल सुदूर पूर्व में था। और सुवर्णगिरी इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ से गोल्ड का ट्रांजैक्शन होता था, वहाँ से आता था। बाकी जो प्लेसेस थे जो इम्पोर्टेंट थे मौर्यन एम्पायर में, वो उत्तराखंड था आज का, और आज का आंध्र प्रदेश और अफगानिस्तान। तो ये सारे जो थे प्लेसेस, ये पॉलिटिकल सेंटर्स थे मौर्यंस के। इसके बाद आपका आता है वेयर वॉज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट। ये जब हमने 5 पॉलिटिकल सेंटर देखे, इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या सबसे ज़्यादा कंट्रोल वाली जगह कौन सी थी, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखते थे। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो था एरिया अराउंड द कैपिटल, यानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो एरिया था, वो वहाँ पे मौर्य का जो शासन था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था। उसके बाद प्रोविंशियल स्टेट्स वर केयरफुली चोजन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रूट, रिसोर्स ऑफ गोल्ड एंड एक्सटेंट ऑफ एम्पायर। यानी उनका जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे, जो बाकी जो हमने पढ़ा, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, सुवर्णगिरी, इनको पॉलिटिकल सेंटर बनाने का कारण था ट्रेड रूट, यानी तक्षशिला से उज्जैनी के बीच में इनका ट्रेड होता था, इनका व्यापार होता था। सुवर्णगिरी में इनको गोल्ड का इंटरेस्ट था, और तोशाली जो था एक्सटेंड ऑफ एम्पायर था, यानी वहाँ तक इनका एम्पायर था, यानी इनका राज्य था, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। समझ लीजिए कि एक एंड था उसका। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था कम्युनिकेशन। इतने बड़े राज्य साम्राज्य को, एम्पायर को अच्छे से सहूलियत से चलाने के लिए ज़रूरत थी कम्युनिकेशन की, यानी संचार व्यवस्था की, यानी आपस में जो तालमेल बिठाना, जो एक दूसरे की रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ की उनको ज़रूरत थी। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प द मौर्यंस टू कीप स्ट्रॉन्ग एंड इंटैक्ट। कम्युनिकेशन ने कैसे हेल्प किया मौर्यंस को इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए। इसमें 2 पॉइंट्स आप देख लीजिए, अलोंग विथ लैंड एंड सी रूट, क्योंकि मौर्यन एम्पायर बिल्कुल लैंड और सी रूट से सटा सटा बना था। आप देख लीजिए जितने भी 5 पॉलिटिकल सेंटर है, या तो लैंड रूट में आते थे या रिवरीन रूट में, रिवर रूट में आते थे, अलोंग लैंड एंड रिवर रूट। उसके बाद प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन फॉर पीपल हु ट्रैवल्ड फॉर ट्रेड, मैसेज सेंडिंग एंड कोरियर सर्विस। उन लोगों का प्रोटेक्शन और उनके लिए जो सुख सुविधाएं, प्रोविजन मतलब सुख सुविधाएं जो मुहैया कराई जाती थी या दी जाती थी, वो कौन से लोग थे जो ट्रेड करने जाते थे इन रूट्स पे, या जो राजा को मैसेज पहुंचाने जाते थे, या जो कोरियर, एक सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का जो काम करते थे, कोरियर सर्विस वाले। कम्युनिकेशन के अलावा एक और एस्पेक्ट था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल में रखने के लिए, वो था आर्मी। आर्मी कैसे डिज़ाइन किया गया था, डिज़ाइन ऑफ आर्मी देख लेते हैं। 6 सब कमिटीज़ थी इसके, 6 पार्ट में बटा हुआ था, जो कोऑर्डिनेट करते थे या जो कंट्रोल करते थे सारी आर्मी की एक्टिविटी, जो उनकी इनका जो भी काम होता था। पहला था नेवी, दूसरा था ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। सेकंड वाला जो है ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, इसमें इसके और काम होते थे जो अभी हम देखेंगे। थर्ड था फुट सोल्जर, जो पैदल सवार होते थे। उसके बाद फोर्थ था हॉर्सेस यानी घुड़सवार। उसके बाद चैरियट्स जो रथ जाते थे, जो ये लोग यूज़ करते थे। उसके बाद एलिफेंट, जिसके ऊपर बैठ के ये लोग वॉर्स लड़ा करते थे। उसके बाद एक बार देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन के वेरियस एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन की 4 मेजर एक्टिविटी थी। पहला तो ये लोग अरेंज करते थे वेपन्स को कैरी करने के लिए, या जो हथियार थे उसको उठा के ले जाने के लिए बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी का प्रबंध करते थे। दूसरा क्या करते थे, ये जो पूरी सेना होती थी उसको राशन मुहैया कराते थे या राशन उनको सप्लाई करते थे। तीसरा था जो लड़ाई में घोड़े, हाथी या और जो एनिमल्स जो आते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उनके लिए चारे की व्यवस्था या फॉडर की व्यवस्था करते थे। और चौथा एक और था कि जो
सोल्जर्स घायल होके आते थे या जो आर्टिजन्स वहाँ पे काम करते थे उनके लिए सर्वेंट्स रखे जाते थे, यानी उनके सेवा के लिए सेवादार रखे जाते थे ताकि जब घायल हों तो उनकी सेवा कर सके। यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। इन सब जानकारी से हमें पता चलता है कि 4 तरीके थे जिससे अशोका जो थे वो अपने एम्पायर को जोड़ के या अच्छे कंट्रोल में रखते थे। अशोका यूज्ड फॉलोइंग वेज टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर। 4 चीज़ें हमने पढ़ी। एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, दूसरा एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम था, तीसरा केपेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी था, और चौथा धम्मा था। 8 मार्क क्वेश्चन के लिए अगर आपको आए तो इसमें चारों को आप 2+2+2+2 करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। चारों को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, हाउ वॉज मौर्यन एम्पायर रेलिवेंट टू नेशनलिस्ट लीडर्स, दैट इज द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स इन 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आता है उसके बाद जब हम पूरा पढ़ चुके हैं मौर्यन हिस्ट्री के बारे में। तो ये एक और तरीके से लिखा जा सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय क्या रेलिवेंस था मौर्यन एम्पायर का। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। एमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर रिगार्डेड एज अ लैंडमार्क फॉर हिस्टोरियंस इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में के बिगनिंग में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ब्रिटिश रूल के अंदर में हिस्टोरियंस जो थे, इंडियन हिस्टोरियंस, उनके लिए ये एक हिस्ट्री, लैंडमार्क हिस्ट्री, एक मील का पत्थर साबित हुई। सेकंड था, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल सो इंडियंस नीडेड समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। जैसा मैंने बताया, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, गुलाम थे, तो कुछ ऐसा उन्हें चाहिए था जिससे वो प्राउड फील कर सके, अपने हिस्ट्री को देख के प्राउड फील कर सकें। उसके बाद था, इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड इट एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। से नेचुरली कुछ नई चीज़ पढ़ने को मिले तो उनको चैलेंजिंग लगी। स्टोन स्कल्पचर्स वर एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टेकुलर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काम हुआ था इस स्टोन स्कल्पचर का। जैसे हमने सारनाथ का लायन स्टैचू देखा, इस तरह की चीज़ें थी, ये काफ़ी आर्ट के लिए नोन थी। उसके बाद आया, मैसेजेस ऑफ अशोका वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर रूलर्स अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। पहली बार ऐसा लगा कि कोई ऐसा राजा हुआ था जिसने अपने ऑर्डर्स और अपने जो मैसेजेस थे धम्मा से रिलेटेड उसको इंस्क्राइब कराए थे लोगों के तक पहुंचाने के लिए। ये एक नई चीज़ थी हिस्टोरियंस के लिए। उसके बाद अशोका वॉज कंसिडर्ड पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग। अशोका को कंक्लूड किया हिस्टोरियंस ने कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, ताकतवर थे, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे और हम्बल थे। धम्मा के प्रचार से पता चलता है कि अशोका बहुत हम्बल थे या विनम्र थे। इसके बाद इतनी सारी अच्छी बातें देख के मौर्यन के बाद हम थोड़ी शॉर्टकमिंग्स भी देख लेते हैं। 3 शॉर्टकमिंग्स है, देखिए। सबसे बड़ा था, इट ओनली लास्टेड फॉर 150 ईयर्स, नॉट वेरी लॉन्ग टाइम। ये साम्राज्य ऐसा था कि सिर्फ 3 जनरेशन में चला, 150 साल तक। उसके बाद एम्पायर डिड नॉट एनकम्पास द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ इंडिया वॉज आउट ऑफ इट्स कंट्रोल। कितना भी हम बड़ा कहे अशोकन एम्पायर को या मौर्यन एम्पायर को, साउथ इंडिया फिर भी उसके अंडर में नहीं था। और बाई 2nd सेंचुरी BC न्यू चीफडम emerged as a result during Ashoka in many parts of India. इसमें ये दोनों डिमेरिट्स को देख के कंक्लूड ये करेंगे कि बाई 2nd सेंचुरी बहुत सारे चीफडम्स साउथ इंडिया में एमर्ज हुए थे। अब पेज 34 पे क्वेश्चन देख लीजिए, टू वॉट एक्सटेंट मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र इज यूजफुल इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए मेगास्थनी और अर्थशास्त्र की जो बुक्स हैं, वो अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो जानकारी है वो कितनी फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इसमें 2 पॉइंट्स देख लीजिए। बोथ अकाउंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द नॉलेज ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एज दे गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आर्मी, ब्यूरोक्रेसी एंड कम्युनिकेशन, जो भी हमने पढ़ा है। एंड इट एक्सप्लेन्स ऑल एज गिवन इन अबव एंड प्रीवियस पेजेस। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी। उसके बाद आपका आता है 3rd पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो जाता है और हम करेंगे 3rd पार्ट ऑफ द चैप्टर। 3rd पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या है?
there were many places in Indian subcontinent which were not under Magध और मौर्यन एम्पायर, जैसा भी हमने पढ़ा। तो इसमें क्या था, कुछ क्वेश्चंस इसमें एमर्ज होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रूल्स डिड दे हैव, अगर वो एम्पायर नहीं थे तो क्या थे। विच प्लेसेस केम अंडर देम, अगर वो नॉर्थ इंडिया या अशोका वाला रीजन में नहीं थे तो कौन से रीजन में आते थे। उनके राजा कौन थे, हु वर द किंग्स, व्हाट पोजिशंस डिड द किंग हैव इन द आइज ऑफ देयर सब्जेक्ट। अपनी जो प्रजा थी उसके उनकी आंखों में ये राजा किस तरह के साबित हुए। उसके बाद डिड देयर इकोनॉमी फ्लरिश, क्या वो प्रॉस्परस इकोनॉमी वाले लोग थे। हाउ डिड रूरल इंडिया लुक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये सब कुछ करके कि उस समय की रूरल इंडिया जिससे मैक्सिमम आपका सोर्स ऑफ इकोनॉमी था वो कैसा था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम वन बाय वन कोशिश करेंगे समझने की इन रिलेटेड टू द चीफडम्स ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। न्यू किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, जो चीफडम्स थे वो मेन कौन कौन से थे, चोलास, चेराज एंड पांड्याज। ये तीनों जो थे वो तमिलकम रीजन में आते थे। इनका जो रीजन था उसको कहा जाता था तमिलकम। जैसे हमने मौर्यन रीजन का क्या था, मगध, उस तरह से ये जो जितने भी चीफडम्स थे या किंगडम्स थे इनको तमिलकम कहा जाता था, जिसके अंडर में आज का आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु आता है। ये स्टेबल थे और प्रॉस्परस थे, स्थायी थे और काफ़ी तरक्की शुदा थे, काफ़ी तरक्की वाले थे। इसमें क्वेश्चन है हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दिस चीफडम। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इसका देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जहाँ से हमें पता चलता है इन चीफडम्स के बारे में, पहला था तमिल संगम टेक्स्ट, जो लिटरेचर था, जो किताब थी तमिल संगम। उसके बाद वेरियस प्रशस्तीज, अप्रिसिएशन इन फॉर्म ऑफ पोइट्री। उस समय कोर्ट पोइट्स होते थे जो अपने राजाओं के बारे में पोइट्री में अच्छी अच्छी बातें, कसीदे लिखते थे, उसको उससे पता चलता है, जो आगे आप हरिसेना के बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉइन्स डिपिक्टिंग डिफरेंट किंग्स, इस समय जितना भी ट्रेड ट्रांजैक्शन था वो कॉइन्स में या करेंसी में होता था, उससे पता चलता है कि कौन कौन से चीफडम्स थे। और कुछ एग्जाम्पल इन चीफडम्स के थे सतवाहन, शक और कुषाण। सतवाहन वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, पश्चिम और मध्य भारत में हुए थे 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी कॉमन एरा तक। शका हुए थे उत्तर पश्चिम और पश्चिम इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट इंडिया में, और ये सेंट्रल एशिया से आते हैं। और कुषाण जो थे वो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में थे 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी कॉमन एरा तक। उसके बाद इनके स्पेशल फीचर्स, ऑल ऑफ देम डिराइव्ड रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रेड एंड दे डिराइव्ड देयर सोशल स्टेटस इन डिफरेंट वेज। क्योंकि इनके ओरिजिन का कई के ओरिजिन में थोड़ा क्वेश्चन मार्क था, इसलिए ये अपना जो सोशल स्टेटस था उसको अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन करते थे। और दूसरा क्या करते थे, अपना जो रेवेन्यू था वो मेनली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से, बाहर के देशों से इनका ट्रेड था, उससे उनको सारा पैसा आता था। सोशल स्टेटस के बारे में अगर देखें तो बाय क्लेमिंग डिवाइन किंगशिप, ये विश्वास किस पे करते थे, डिवाइन किंगशिप, यानी राजा गॉड की फैमिली को बिलोंग करता है, ये वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसमें एग्जाम्पल सबसे अच्छा कुषाण का है, हु आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद गॉड्स एंड एविडेंट फ्रॉम द स्कल्पचर एंड कॉइन्स। जो कुषाण राजा थे, जिसमें कनिष्क का एग्जाम्पल आता है, जिसका स्टैचू अभी हम देखेंगे आगे पेज में, वो अपने आप को गॉड फैमिली का कहते थे। और ये पता कैसे चलता है, उनके कॉइन से, उनके सिक्कों से, उनके स्कल्पचर से, उनकी मूर्तियों से। और ये स्टैचू कहाँ मिला है, नियर मथुरा यूपी में और अफगानिस्तान में। कुषाण ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था, देवपुत्र का। और ये कहाँ से वो इंस्पायर हुए थे देवपुत्र अपने नाम के आगे लगाने का, चाइनीज़ रूलर से, जो अपने नाम के आगे सन ऑफ हेवन लगाते थे। और ये इसलिए क्योंकि दे कंसिडर देमसेल्व्स एज गॉड लाइक। तीसरे नंबर पर आते हैं, इसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर हुआ था 4th सेंचुरी कॉमन एरा में। इनके स्पेशल फीचर क्या थे, दे डिपेंडेंट ऑन सामंतास, द गवर्नर्स। गवर्नर को सामंत कहा जाता था। ये सामंत जो थे ये लोकल रेवेन्यू को मैनेज करते थे और लैंड पे कंट्रोल रखते थे, ज़मीनों पे, और अपने राजा को समय समय पर ट्रिब्यूट्स या गिफ्ट देते थे, और अपने पास स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, रेडी आर्मी रखते थे कि राजा कभी युद्ध के लिए जाए, वॉर के लिए,
तो अपनी आर्मी को वो प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर ये सामंत राजा से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते थे या राजा वीक हो जाता था तो ये तख्ता उलट के अपने आप किंग राजा बन जाया करते थे। अब इन सबको, इन स्पेशल फीचर्स को हमने देखा, कुषाण का देखा हमने, गुप्तास का देखा, फिर फॉरेन ट्रेड का देखा। इसके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। पहला सोर्स था लिटरेचर, दूसरा था कॉइन्स, तीसरा था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में मेजर कौन सा है? प्रशस्ति। प्रशस्ति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? प्रज्ञा प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा गया है। सोर्स 4 पेज 37 पे आप देख सकते हैं। ये किसने लिखा था? हरिसेना नाम के समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट ने। समुद्रगुप्त जो राजा हुए थे गुप्ता एम्पायर के, जो 4th सेंचुरी कॉमन एरा के टाइम में हुआ था, और समुद्रगुप्त जो थे वो सबसे पावरफुल गुप्ता किंग कहलाते हैं। अब प्रज्ञा प्रशस्ति में जितनी भी बातें लिखी थी वो सब सही नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अच्छे सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह हिस्टोरियंस ने इसको एक यूज़ किया है, एक यूजफुल सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में। पेज 36 पे सोर्स 3 अगर आप देखें तो वहाँ एक और क्वेश्चन है पांड्यन किंग्स के, और ये अगेन जस्टिफाई करता है डिवाइन किंगशिप को। क्वेश्चन क्या है? वाई डिड पीपल ब्रिंग दीज गिफ्ट्स? और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड द चीफ डू विद दीज गिफ्ट्स? पहला, इसलिए लोग लाते थे पांड्यन चीफ को या पांड्यन राजा को गिफ्ट ला के इसलिए जाते थे बिकॉज दे कंसिडर्ड किंग एज डेटी, अपने भगवान मानते थे, और इसलिए होमेज पे करने के लिए या ट्रिब्यूट पे करने के लिए अपने गिफ्ट लाते थे। दूसरा है राजा को सेवियर मानते थे, वो ये मानते थे कि वॉर होगा तो राजा ही हमें बचाएगा, तो अपना ग्रैटिट्यूड या अपना एक थैंक्स गिविंग की तरह उनको गिफ्ट देते थे अपनी भावना प्रकट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन था ये राजा क्या करता था इन गिफ्ट के साथ? तो कुछ जो था वो फूड, जैसे टर्मरिक कार्डमम वगैरह हुआ, वो फूड प्रोडक्ट के रूप में उनके किचन में यूज़ हो जाता था। मेडिसिनल प्लांट जो थे वो आर्मी को के हेल्थ के लिए यूज़ हो जाता था। एनिमल जो आते थे गिफ्ट में वो आर्मी के कैवलरी के रूप में यूज़ हो जाते थे, यानी घुड़सवार और या हाथी के घोड़े की तरह। उसके बाद फ्रूट वेजिटेबल था, वो अगेन फूड प्रोडक्ट में यूज़ हो जाता था। अब फिगर 2.4 अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन है हाउ हैज़ द किंग बीन पोर्ट्रेड इन द कॉइन्स? कॉइन में कैसे दिखाया गया है? जो अगर आप फिगर 2.4 देखें तो उसमें कॉइन्स में एक तो सबसे पहले ये गोल्ड कॉइन है, दूसरा एक साइड में राजा को वॉरियर के रूप में अपने आर्मर में दिखाया गया, अपने इसमें जो इनका कवच होता था या आर्मर जो होता था इनका, और दूसरी तरफ उनको राजा को डेटी या भगवान की तरह दिखाया गया जिनके एक से ज़्यादा हाथ है, सेवरल हैंड्स हैं, और एनिमल है और शंख है उसके साथ। और पेज 37 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है रीज़न ऑफ डिवाइन किंगशिप। डिवाइन किंगशिप का क्यों वो इंसिस्ट करते थे राजा? बिकॉज देयर सोशल ओरिजिन वॉज ऑब्सक्योर। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि उनके सोशल ओरिजिन का या उनके बैकग्राउंड का ज़्यादा पता नहीं होता था, इसलिए वो अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए भगवान से अपने आप को जोड़ते थे। और दूसरा, दे विश टू क्लेम सोशल स्टेटस आफ्टर कमिंग टू पावर। अगर वो अपने आप को भगवान के बराबर दिखाते या उनके वंश का दिखाते तो लोग पेज 37 जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसमें रीज़न फॉर डिवाइन किंगशिप आता है। तीन रीज़न थे इसके। पहला, क्योंकि सोशल ओरिजिन इनका पता नहीं होता था। दूसरा, अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए करते थे। और तीसरा, लोग उसमें तभी उन पे विश्वास करते जब वो अपने आप को भगवान के बराबर या भगवान जैसा दिखाते। तो ये 3 कारणों से डिवाइन किंगशिप होती थी। पेज 37 पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द स्कल्पचर दैट सजेस्ट इट एज एन इमेज ऑफ किंग? कनिष्का कुषाण किंग। पेज 37 में ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, ये कुषाण किंग था कनिष्का, जिसकी इमेज दी हुई है, जिसमें हेडलेस इमेज है। इसमें ड्रेस दिखाया गया है, कैसे पता चलता है कि राजा का है? उसका आर्मर देखिए, उसके बाद उसके हाथ में तलवार है, उसके जूते देखिए, उसके बाद उसके स्टैचू में कुछ इंस्क्राइब किया हुआ है, और उसका ग्लव्स देखिए। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो एक राजा था, और उस पे जो इंस्क्राइब किया हुआ है उससे पता चलता है कि वो उस राजा का नाम कनिष्क था। अब 4th पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम आ जाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रूरल इंडिया ऑफ दिस पीरियड।
फोर्थ एस्पेक्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम रूरल इंडिया उस 600 BC टू 600 CE के रूरल इंडिया में क्या पोजीशन थी इंडिया की वो देखेंगे हम। इसमें पहला पॉइंट है व्हाट सोर्सेज डू वी यूज़ टू नो अबाउट विलेजेस ऑफ दैट पीरियड। सेकंड है यानी हम सोर्सेज देखेंगे कि लोग जो गांव के लोग थे उनके मन में क्या चलता था या वो क्या सोचते थे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो उनका प्रूफ कहाँ से मिलता है। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर टेक्निक यूज़ की जाती थी। ये आयरन एज था तो इसमें कुछ नई टेक्निक्स आई थी, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हाउ डिड एग्रीकल्चर क्रिएट डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। जब एग्रीकल्चर हुआ तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा, उससे कैसे डिफरेंसेस आपस में लोगों की ऊंच नीच कैसे आई। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे इसमें लैंड ग्रांट्स के बारे में, ज़मीन को दान करने के बारे में कि क्या उसका ज़मीन दान करने का मतलब क्या था और कितना इम्पोर्टेंट था, वो कितना महत्वपूर्ण था अलग अलग लोगों के लिए सोसाइटी में। तो ये 4 पॉइंट हम एक एक करके लेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। पहला है व्हाट डिड द सब्जेक्ट और कॉमन पीपल थिंक अबाउट देयर रूलर्स, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट इट। कौन कौन से सोर्सेज इसमें है कॉमन पीपल को के मन की बात जानने के लिए। एक पंचतंत्र है, दूसरा जातक कथा है। लोग खुद नहीं लिखते थे, लोग अनपढ़ होते थे, अपने काम में लगे रहते थे शायद, इसलिए उनके बारे में स्टोरीज़ है पंचतंत्र नाम की किताब में, और जातक कथा जो पाली में लिखी गई है। पंचतंत्र को स्टोरीज एंथोलॉजी कहा गया है, जातक कथा को स्टोरीज रिटन इन पाली कहा हुआ है। ये 1st सेंचुरी कॉमन एरा में। जातक में सबसे जो पॉपुलर इसमें है आपके टेक्स्ट में है वो है गंगा तिंदु जातक, जिसमें एक अत्याचारी राजा की कहानी है, कैसे लोग जो बूढ़े जवान औरत बच्चे सब मिलके इन्होंने अपना गांव छोड़ दिया क्योंकि वो राजा से और वहाँ की परेशानियों से बिल्कुल हार चुके थे और ये जंगल में चले गए थे। और कौन कौन सी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता था। रॉबरी एट नाइट एंड टैक्स कलेक्टर्स ड्यूरिंग द डे। रात को जो डाकू थे वो इनको आके लूट जाते थे और दिन में जो थे वो टैक्स कलेक्टर जो राजा के आदमी थे वो आके उनसे टैक्स के रूप में पैसा लेके चले जाते थे। ये क्या शो करता है, राजा और प्रजा में रिश्ता जो था बहुत अच्छा नहीं था। इन कथाओं के या इन स्टोरीज़ के ज़रिए हमें पता चलता है। क्यों ऐसा था, क्योंकि राजा जो था वो अलग अलग तरीके ढूंढता था। ही यूज़ टू फाइंड वेरियस मीन्स टू फिल हिज कोफर, यानी अपने ट्रेजरी या खजाने को भरने के लिए अलग अलग तरीके निकालता था, जिसमें एक तरीका था हाई टैक्स वसूल करना। इसके बाद हमारा आता है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। क्या क्या तरीके, इसमें 5 तरीके आप देख सकते हैं। पहला था प्लाऊ एग्रीकल्चर, हल बैल से एग्रीकल्चर होता था गंगा और कावेरी वैली में, जो एल्यूवियम वैली है जहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीन है। दूसरा है क्योंकि आयरन एज था इसलिए प्लाऊ शेयर जो था उसका हल का जो टिप था, पॉइंट था उसका, वो आयरन का था, उससे आसानी हो जाती थी खेत जोतने में। तीसरा था ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम, जिसमें धान की खेती होती थी, एक जगह उसकी पौध बना के उसके बाद उसको निकाल के बहुत एक लाइन में दूर दूर लगा देना और उससे अच्छी उपज लेना, और ये पॉसिबल था हैवी मानसून वाले एरिया में। और पंजाब और राजस्थान का जो एरिया था, जो सेमी एरिड जोन है, जो हमने हड़प्पा में भी पढ़ा, वहाँ पे इरिगेशन अगेन कैनाल से होता था। गुजरात में रिजर्वायर और टैंक और कुएं वेल्स यूज़ होते थे, जो सोर्स 5 में आप पढ़ेंगे। सोर्स 5 में सुदर्शन लेक के बारे में दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 पीरियड्स दिखाए गए हैं जिसमें सुदर्शन लेक का बनना और उसका रिपेयर होना बताया गया है। पहला है इट वाज बिल्ट बाय लोकल मौर्यन गवर्नर। दूसरा है रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन, एक शक रूलर थे जिन्होंने 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में इसको रिपेयर कराया था। फिर एक बार और रिपेयर हुआ था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में 5th सेंचुरी CE में। तो लेक का इम्पोर्टेंस इस रीजन में दिखाया गया है सोर्स के द्वारा। उसके बाद एक और तरीका था, स्ट्रैटेजी थी, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो हिली ट्रैक था वहाँ हो एग्रीकल्चर होता था, खुरपी से एग्रीकल्चर होता था। फिर एक और तरीका था 7th सेंचुरी कॉमन एरा में हम स्पेड कल्चर भी देखते हैं, जो ब्लैक सॉइल यानी विंध्या वाले रीजन में है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि राजा जो थे, व्हाई डिड रूलर्स मेक अरेंजमेंट फॉर इरिगेशन। राजा जो थे वो सिंचाई का प्रबंध क्यों करते थे। इसका 2 कारण था। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जितना अच्छा सिंचाई होगी उतनी अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा इनके पास। और दूसरा टू शो देयर पावर एंड अचीवमेंट, प्रजा को ये भी दिखाना चाहते थे कि आपका राजा कितना पावरफुल है और आपके लिए कितनी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर सकता है।
उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर एंड लैंड क्रिएटिंग डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े थे उसका थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में हम इसका सोर्स लेंगे बुद्धिस्ट स्टोरीज़ का। बुद्धिस्ट स्टोरीज़ में हाईलाइट किया गया है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रेरियन बेनिफिट। जो भी खेती होती थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था वो अनइवन होता था, यानी बराबर नहीं होता था। इसमें लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स आते थे, स्मॉल पेजेंट आते थे और बड़े लैंड ओनर्स आते थे जिनको गृहपति पाली में कहा जाता था या गृहपति संस्कृत में। लार्ज लैंड ओनर्स और विलेज हेडमैन थे, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और वो सारे कल्टीवेशन को या सारी खेती को कंट्रोल करते थे। हेडमैन जो थे वो हेरिडिटरी थे। हेरिडिटरी का मतलब उनके वंशज चलता था, उनका वंशावली चलती थी, एक हेडमैन फिर उसका बेटा हेडमैन, इस तरह से उनकी हेरिडिटी चलती थी। उसके बाद संगम लिटरेचर में पता चलता है हमें कि ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के अलावा हमें संगम लिटरेचर में पता चलता है कि वेल्लालार, उजवार और अधिमई नाम के तीन सोशल स्टेटस दिखाए गए हैं लैंड से रिलेटेड लोगों के। वेल्लालार लैंड ओनर्स थे, लार्ज लैंड ओनर्स। उजवार जो थे वो प्लाउमैन यानी किसान थे, और अधिमई जो थे वो स्लेव्स यानी गुलाम, एक तरह से आप कहिए कि दास थे। और ये डिफरेंस कैसे पता चलता था ये दोनों में? आप बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो सोर्स है या संगम लिटरेचर, इसमें जो डिफरेंस ऑफ लैंड ओनरशिप है वो कैसे पता चलता था? तीन तरीकों से: एक्सेस टू लैंड, न्यू टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू लेबर। जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, जिनके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती थी और सबसे ज़्यादा लेबर होते थे, नेचुरली वो बहुत ऊपर, सबसे ऊपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में होते थे, और उसी तरह से जिसके पास कम वो सबसे नीचे होता था। अब क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल यहाँ क्या आता है? इट इज़ मेंशन एंड डिस्कस्ड इन लीगल टेक्स्ट ऑफ मनुस्मृति। ये सारी चीज़ों का जो कौन कंट्रोल करेगा उसके बारे में मनुस्मृति में भी लिखा गया है। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं सोर्स 6 का। इसमें क्वेश्चन है बाउंड्री मेकिंग का। लैंड ओनरशिप कैसे होगा? जो जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी, ज़मीन मेरी है, इसका कैसे पता चलेगा? जब तक वो उसमें चारों तरफ से घेरा नहीं जाएगा। किसी की ज़मीन होगी तो उसको पहले चारों तरफ से उसको लैंड बाउंड्री मार्किंग करेगा। तो इसमें क्वेश्चन है वेदर बाउंड्री मार्कर्स एडिक्वेट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। क्या बाउंड्री मार्कर जो उस ज़माने में बनाए जाते थे लैंड ओनर्स के द्वारा वो काफ़ी थे? तो इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो नॉन पेरिशेबल मार्कर जो थे, स्टोन्स, बोन्स, ये सब, या छुपे हुए जो कंसील्ड होते थे, छुपा के जो मार्कर बनाते थे, ये सब ठीक थे। लेकिन जो पेरिशेबल आइटम, जो नष्ट होने वाले या ख़त्म होने वाले आइटम से बनाए जाते थे, वो डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि उससे ज़मीन का जो बाउंड्री थी वो मिट जाया करती थी, तो पता नहीं चलता था किसकी कितनी ज़मीन है। एक यहाँ न्यू वर्ड हमने पढ़ा, गृहपति। गृहपति कौन था? अगर आपको 1 मार्कर में आए तो ही वॉज द हेड ऑफ हाउस होल्ड, ही वॉज द ओनर ऑफ लैंड एंड रिसोर्स एंड एनिमल्स, ही मार्क द स्टेटस एंड समटाइम्स इट मेंट अर्बन एलीट और रिच मर्चेंट। जो गृहपति थे वो घर के मालिक भी होते थे, लैंड ओनर भी होते थे, ज़मीन के मालिक भी होते थे, रिसोर्स के मालिक, जानवरों के मालिक होते थे। उनका सोशल स्टेटस बहुत हाई होता था और उनको कभी कभी रिच मर्चेंट और एलीट को भी गृहपति कहा जाता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।